फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे किसानों के भारत बंद की महत्ता और लोकतंत्र और उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं। वास्तविकता यह है कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं और उनके बारे में जो दुष्प्रचार खासतौर पर सोशल मीडिया पर चल रहा है, उस दुष्प्रचार और उसके साथ साथ टेलीविजन और अखबारों में जो चल रहा है, मैं उसके बारे में नहीं जानता क्योंकि टेलीविजन में नहीं देख पाता। पहले भी कह चुका हूं मैं कई बार। लेकिन जो साइबर जगत में जो दुष्प्रचार चल रहा है वो हमारी नजर में है। उसकी कुछ झलकियां हमने मोदी भक्तों के जरिए देखी हैं। उनमें कुछ लोग हमारे दोस्त भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। पहली चीज ये कि किसान आंदोलन के द्वारा जो कल भारत बंद बुलाया गया है, ये अभूतपूर्व है और बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि तकरीबन 1.5 लाख से अधिक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। मेरी अब तक की जो शिक्षा है उसकी जानकारी में कहीं नहीं हुआ ऐसा पूरी दुनिया में कि इतनी बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर निकले हों और रोड पर जमा हो गए हों। ये पूरे दुनिया के किसान आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जो कि भारत में लिखा जा रहा है। हम में से अधिकतर लोग जो कि किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, छात्र आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन के विभिन्न रूपों के साथ जुड़े रहे हैं और उनके साथ में बड़े हुए हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर ये जो समय है बहुत ही चिंता का और मेहनत का समय है। चिंता इस अर्थ में कि सरकार और उसका जो पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र है वो एक्टिव हो चुका है। और वो किस दिशा में एक्टिव हो चुका है वो आप इसी से समझ लीजिए कि अब वहां मंच पर जो दिखाई देता है, एक कोई गायक दिखाई दिया जिसने 1 करोड़ रुपया डोनेशन दिया, अब उस गायक के सूत्र खोजे जा रहे हैं कि वो कहां जुड़ा हुआ है और एक झूठी कहानी बनाई जा रही है। एक नई स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो नरेंद्र मोदी सरकार ने अडॉप्ट की है, ये नरेंद्र मोदी सरकार की फंक्शनिंग नहीं है। खाली 1989 में और उसके बाद भी ईरान में जब लोकतंत्र के लिए आवाज उठी और लोकतंत्र का आंदोलन शुरू हुआ तो इसी तरह से उस आंदोलन को कुचला गया था और यही स्टाइल थी जो कि नरेंद्र मोदी ने अडॉप्ट की है। मुझे अगर किसी समय मौका मिला तो मैं अलग से विस्तार से बात करूंगा कि ये जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के सूत्र कैसे, यानी नरेंद्र मोदी किससे सीख रहे हैं। नरेंद्र मोदी अयातुल्लाह खोमेनी से सीख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साइबर सेल के लोग किससे सीख रहे हैं? अयातुल्लाह खोमेनी के जो अनुयायी थे, जो फंडामेंटलिस्ट थे, उनसे सीख रहे हैं कैसे लोकतंत्र का दमन किया जाए। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का साइबर सेल, अरे नहीं भाई, आप इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं तो इंटरनेट की दुनिया के पूरे पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए। इंटरनेट की दुनिया का पर्सपेक्टिव एकदम अलग है और आज जब इंटरनेट के परिप्रेक्ष्य में किसान आंदोलन बड़े स्केल पर हो रहा है, क्यों कर रहे हैं किसान आंदोलन? यह बात तो बार बार हमें हर व्यक्ति से पूछनी चाहिए कि क्या आपको मालूम है किसान आंदोलन हो रहा है? क्या हम में से जितने लोग फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, क्या दिन में 10, 15, 20 पोस्ट लिखते हैं किसान आंदोलन के ऊपर? आप कैसे सामना करेंगे किसान आंदोलन के साथ में जो दुर्व्यवहार शुरू हो चुका है, उस दुर्व्यवहार का? मैं पहले भी फेसबुक पर लिख चुका हूं इस बात को और मैं अनुरोध फिर कर रहा हूं कि फेसबुक पर जो लोग डिजिटली एक्टिव हैं और डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, वो चाहे राइट के हों, चाहे वो लेफ्ट के हों, चाहे वो जिस संगठन से हों, जिनकी सामान्य से भी आस्था है कि किसान जो कह रहे हैं वह जेन्युइन है, उन लोगों को फेसबुक पर सक्रिय रूप से निरंतर लिखना चाहिए और उन लोगों को काउंटर करना चाहिए
जो लोग फेसबुक पर विष वमन कर रहे हैं, अब देखिए बहुत ही तरीका देखिए, क्योंकि अभी हमारे बीच में राजनीतिक शिक्षा दीक्षा का अभाव है और राजनीतिक शिक्षा दीक्षा करने का काम अब आरएसएस ने संभाल लिया है। आरएसएस के जो डिजिटल एक्टिविस्ट हैं और जो साइबर सेल है उनका बीजेपी का, वो बीजेपी के साइबर सेल ने घनघोर रूप से एक प्रोपेगेंडा किया है कि ये तो लोकल पंजाबियों का आंदोलन है, सिखों का आंदोलन है, सिखों ने शुरू किया था जी, राष्ट्र से इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों से पूछा जाना चाहिए, चंपारण का से जो गांधी ने आंदोलन शुरू किया था वो क्या पूरे राष्ट्र से शुरू हुआ था? सारी दुनिया में लोकतांत्रिक आंदोलन की प्रक्रिया परंपरा यही रही है कि वो हमेशा स्थानीय स्तर पर शुरू होता है। किसानों ने पंजाब में शुरू किया या किसानों ने नागालैंड में शुरू किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि प्रश्न क्या है, आंदोलन में 10 लोग आए या 10 लाख लोग आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न यह है कि उसमें प्रश्न कौन से उठाए गए और किस पर्सपेक्टिव से उठाए गए। यह तर्क अपने आप में बेहुदा है और अतार्किक है और अविवेकपूर्ण है, और इसने हमारे युवाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित किया है। युवाओं को समझाने की जरूरत है कि स्वाधीनता संग्राम में सारे आंदोलन पहले लोकल लेवल पर शुरू हुए। तेलंगाना का किसान आंदोलन तो एकदम लोकल आंदोलन था, जिसमें 50,000 से ज्यादा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को जेल हुई और सजाएं हुई और उन्होंने लंबे कष्ट भोगे, बड़ी सैक्रिफाइस की, और उसके बाद में पूरे देश में जमींदारी उन्मूलन कानून बना। अगर तेलंगाना किसान आंदोलन नहीं होता तो पंडित नेहरू बहुत जल्दी जमींदारी उन्मूलन कानून नहीं बनाते। तो लोकतांत्रिक आंदोलन हमेशा स्थानीय स्तर पर ही शुरू होते हैं, लोकल ही होते हैं, बाद में वो राष्ट्रीय बनते हैं और ग्लोबल बनते हैं। स्वाधीनता आंदोलन लोकल था, लेकिन फिर राष्ट्रीय बना और फिर ग्लोबल बना। ग्लोबल लेवल पर सपोर्ट भारतीयों ने दिया। और अभी स्थिति क्या है? स्वाधीनता आंदोलन में अगर सिखों को विदेश से सपोर्ट आ रहा है तो वो बहुत ही जायज है, और अभी अगर आ रहा है तो वो नाजायज है। गजब बेहुदा तर्क है ये। इसलिए मेरी ये आप लोगों से सभी से ये विनती है कि आप इस पर लगातार लिखिए और पढ़िए। स्वाधीनता आंदोलन में कोई भी आंदोलन, किसानों के जितने भी आंदोलन कम्युनिस्टों ने लड़े, वो सारे आंदोलन लोकल ही लेवल पर लड़े गए थे, लेकिन उनकी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यता और राष्ट्रीय समस्याएं थी उनके केंद्र में। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं यूपी से तो निकल रहे थे लोग, क्यों रोके? आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को बाकायदा घर में नजरबंद कर दिया गया। मैंने फेसबुक पर लिखा था कि नरेंद्र मोदी का मॉडल है कश्मीर का मॉडल। कश्मीर में जिस तरह से उत्पीड़न किया है नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान की जनता का वैसे ही उत्पीड़न करेंगे, और वो कर रहे हैं लगातार। पहले कह रहे थे ना कि यूपी से लोग नहीं आ रहे, अब यूपी से लोग निकल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के टॉप नेता जो यूपी का मुख्यमंत्री रहा है अखिलेश यादव, घर में नजरबंद है। आज उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जगह जगह गिरफ्तार किए जा रहे हैं। यूपी के बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर उन्हें ठेला जा रहा है। पूरे देश में कहीं पर भी किसान कोई हिंसक प्रतिवाद नहीं कर रहे, कहीं हिंसा नहीं हो रही। शांतिपूर्ण जुलूस निकालना देशद्रोह घोषित कर दिया गया है एक तरह से। यही तो आरोप था कश्मीर के नौजवानों के ऊपर। कश्मीर के नौजवान पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो पीसफुल प्रोटेस्ट भी उन्होंने बिल्कुल छर्रे की गोलियों में, ऐसी गोलियों में जिनसे कि लोगों की आंखें चली जाएं, सैकड़ों बच्चों की आंखें चली गई। मैं जो चीज रेखांकित करना चाहता हूं वो ये कि नरेंद्र मोदी के बारे में ये मिथ हमें छोड़ देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी बहुत भले हैं और देश का भला चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने मीडिया की नाकेबंदी करके, मीडिया में अघोषित सेंसरशिप लागू करके लोगों के जेहन में ये विचार बिठाया है कि वे देश के लिए कर रहे हैं और देश के अलावा कुछ नहीं कर रहे।
जी नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी खुद स्क्रिप्ट नहीं लिखते। नरेंद्र मोदी के कोई विचार नहीं होते, उनको अंबानी और अदानी के घर से स्क्रिप्ट आती है। हम छोटी सी एक बात पूछना चाहते हैं। अब 5 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल जब प्रस्ताव लेकर आया ऑर्डिनेंस की शक्ल में, ये 3 बदनाम किसान बिल को लेकर, सरकार ने इस बिल को लाने के पहले किसानों से बात क्यों नहीं की? क्या यह संभव है कि नरेंद्र मोदी ने पूंजीपतियों से बात नहीं की? जी नहीं, पूंजीपति बात ही नहीं करते, पूंजीपति के कुत्ते आते हैं वो आदेश देने के लिए, और उनके आदेश पर नरेंद्र मोदी काम करते हैं। नरेंद्र मोदी कभी पूंजीपतियों के साथ बैठक नहीं करते, लेकिन पूंजीपतियों के लिए बिना बैठक किए ही वो सारे फैसले लेते हैं। इसका मतलब कहीं से कोई बाकायदा दिशा निर्देश आते हैं, कुछ लोग आते हैं, प्रस्ताव लेकर आते हैं, लिखकर लेकर आते हैं, और वे प्रस्ताव सीधे कैबिनेट में पेश कर दिए जाते हैं। लोकतंत्र की सामान्य फंक्शनिंग, सामान्य तैयारी, सामान्य एथिक्स कि जो संबंधित समस्या से जुड़े हुए पक्ष हैं उनसे पहले कम से कम सलाह मशवरा किया जाए। अब 3 बड़े कानून लेके आए हैं, उन तीनों कानूनों का बहुत गंभीर असर होगा हिंदुस्तान के ऊपर। आपने किसी से बात नहीं की। कभी हुआ है ये कि पूंजीपतियों से बिना पूछे, मतलब भारत सरकार ये घोषणा करे कि हम रेल का निजीकरण करना चाहते हैं? अरे पहले कोई बंदा फिक्स कर लिया तब आप उसे रेल दे रहे हैं, अदानी को रेल। आज घोषणा हो और देखे हम कोई आए? घोषणा हुई ना, एयर इंडिया बिकाऊ है, कोई खरीदने आया? नहीं आया, क्योंकि आपकी किसी से भी डील पक्की नहीं हुई है। किसानों के बारे में, उनकी उपज के बारे में कोई डील सरकार और पूंजीपतियों के बीच में फाइनल हो चुकी है, और इस फाइनल डील का मतलब क्या है कि यह चीज कोई एक दिन में नहीं हुई है। पिछले 4-5 साल से यह प्रोसेस चल रहा है, और अघोषित तौर पर प्रोसेस चल रहा है। सिर्फ कोरोना पीरियड के इस क्राइसिस काल का नरेंद्र मोदी दुरुपयोग करके मनमाने ढंग से इसे पास करके लेके आए हैं। यानी आप अक्टूबर में, यानी जून में, 5 जून को आप प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन आपने किसानों से बात कब की? अक्टूबर में। हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी ने अंबानी और अदानी के ग्रुप से जून के पहले बात नहीं की? बात नहीं की थी तो उन्होंने ये खरीदारी कहां से की जमीनों की? ये डील कहां से हुई इतने हजारों एकड़ जमीन की पिछले 4-5 साल में? आंकड़े उठा के देखे जाने चाहिए। सरकार ब्लूप्रिंट पब्लिश करे कि पिछले 5 साल में, 6 साल में, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से निजी क्षेत्र के कारोबारियों ने कितनी जमीन खरीदी। आप ब्लूप्रिंट नहीं तैयार करेंगे ना, क्योंकि आप तो कालाबाजारियों से लड़ रहे हैं, है ना? अरे देश में एक कालाबाजारी नहीं पकड़ा गया, लेकिन जो चीज बाजार में 10 रुपए की मिलनी चाहिए वो 70 रुपए की, 80 रुपए की मिल रही है, लेकिन एक कालाबाजारी नहीं पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि आपकी डील है, दलाल भी आपके हैं, बिचौलिए भी आपके हैं, आढ़तिये भी आपके हैं। आपकी डील है, हर मुनाफे में डील है। और डील नहीं है तो ये इलेक्शन के लिए पैसा कहां से आ रहा है? सबसे बड़ी पार्टी, यानी जहां देश क्राइसिस में है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में चंदे के फ्लो में कोई कमी नहीं आई है। अभी भी कंपनियों से सबसे अधिक चंदा, तकरीबन 80% से अधिक चंदा एक ही पार्टी को मिलता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। कम्युनिस्टों को चंदा नहीं मिलता, किसान संगठनों को कोई चंदा नहीं देता।
किसी कारपोरेट हाउस ने कभी किसान संगठनों को चंदा दिया आज तक? कभी नहीं दिया। किसी मजदूर संगठन को चंदा दिया? नहीं दिया। क्या वजह है कि मजदूरों को चंदा नहीं देते, किसानों को चंदा नहीं देते, छात्रों नौजवानों को चंदा नहीं देते? वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार वे नीतियां अपनाती है जो कि मजदूरों और किसानों के खिलाफ हो। हमारे यहां हिंदी में एक कहावत है, ये जो घुटना है ना, ये घुटना पेट की तरफ ही झुकता है, घुटना पीठ की तरफ नहीं जा सकता। तो जैसा खावे अन्न तैसा होवे मन। पूंजीपतियों का अन्न खाएंगे तो पूंजीपतियों के गुण गाएंगे। क्या लालच है? किसान एक दिन में नहीं बैठे रोड पर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सीखना जरूरी है। ये नौजवानों की शिक्षा के लिए, हम सबकी शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हम में से अधिकतर लोग जानते ही नहीं है कि आखिर किसान कब तक कितना लड़ते रहे। मैं खाली इसी आंदोलन के संदर्भ में बात कर रहा हूं। एक और प्रोपेगेंडा किया गया है, ये अमीर किसानों का आंदोलन है। जी नहीं, ये अमीर गरीब सबका आंदोलन है। इसमें गरीब भी शामिल है और अमीर भी शामिल है। जो लोग कहते हैं कि ट्रैक्टर वाले आए हैं, ट्रॉली वाले आए हैं, वैगन आर वाले आए हैं, ये सब अमीर किसान हैं। मैं सिर्फ एक घटना बता रहा हूं आपको, और बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है वो। 27 जुलाई को जो आंदोलनकारी किसान संगठन है, उन किसान संगठनों ने साझा ट्रैक्टर मार्च निकाला, गांव से शहरों की ओर, पंजाब के हर शहर में निकाला। और इस ट्रैक्टर मार्च में तकरीबन 25,000 ट्रैक्टर शामिल हुए। और उस ट्रैक्टर मार्च के समय सबसे इंटरेस्टिंग घटना यह घटी कि एक 17 साल के लड़के ने उस ट्रैक्टर मार्च का नेतृत्व किया। किसने नेतृत्व किया? 17 साल के नौजवान लड़के ने। वह भारत का भविष्य है। और उसने मार्च का नेतृत्व करते समय भटिंडा में, बलदीप कौर नाम था उस लड़के का, उसने भटिंडा में हरसिमरत कौर, जो कि कैबिनेट में मिनिस्टर थी नरेंद्र मोदी की सरकार में, उसको मांग पत्र पेश किया। और उस 25,000 ट्रैक्टर के ट्रैक्टर मार्च ने ट्रैक्टर को एक रेवोल्यूशनरी ट्रैक्टर बना दिया। अब देखिए, जो लोग कह रहे हैं ना कि ये बड़े किसानों का आंदोलन है और ट्रैक्टर में आए हैं और वो बस में आए हैं और वैगन आर में आए हैं और तमाम किस्म की गाड़ियों के नाम ले रहे हैं, सवाल किया जाना चाहिए कि बीजेपी के लोगों ने ट्रैक्टर मार्च किया कि नहीं किया। इसके बाद पंजाब में बीजेपी के लोगों ने 3 ट्रैक्टर मार्च किए किसान बिल के समर्थन में। आम आदमी पार्टी ने 17 सितंबर को ट्रैक्टर मार्च किया। 20 सितंबर को कांग्रेस ने ट्रैक्टर मार्च किया। इसी तरह अकाली दल ने भी 2 या 3 ट्रैक्टर मार्च किए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ट्रैक्टर एक सिंबल है किसान का। जैसे हल सिंबल हुआ करता था, अभी ट्रैक्टर सिंबल है। किसानी के पूंजीवादीकरण ने उसके इस सिंबल को एनहांस किया है, रूपांतरित किया है। तो किसान के साथ में ट्रैक्टर अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग ये सोचते हो कि कार रखने वाले अमीर होते हैं, वो लोग गलत फहमी में हैं। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों के पास भी कार है जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। अभी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के करोड़ों लोगों की नौकरी गई है। महानगरों में हजारों लड़कों की नौकरी गई है। उन सबके पास कार है, उनके पास कोई पूंजी नहीं है। दिल्ली में एक साधारण आदमी है, उसके पास में भी गाड़ी है।
एक जमाने में गाड़ी अमीरी का सिंबल हुआ करती थी, आज गाड़ी अमीरी का सिंबल नहीं है। कोई भी आदमी ओला में और उबेर में चढ़ जाता है, यह गलतफहमी है। एक जमाने में हवाई जहाज में चलना अमीरी का प्रतीक होता था। अब हवाई जहाज में लाखों हजारों मजदूर चढ़कर जाते हैं। वो पूरा पूरा गल्फ भरा हुआ है, पूरा यूरोप भरा हुआ है, पूरा अफ्रीका भरा हुआ है, जहां हजारों मजदूर रेगुलर जाते हैं। कभी सोचा था कि मजदूर जो है, जो कि डेली वेज पर जा रहे हैं विदेश, कनाडा, अफ्रीका, सूरीनाम, मॉरिशस, तमाम देशों में, वे हवाई जहाज में चढ़ पाएंगे कभी अपने पैसे से टिकट लेके? तो हम ये कहें कि वो मजदूर जो वहां जा रहे हैं, दुबई से लेके और सूरीनाम तक जो मजदूर मजदूरी के लिए जा रहे हैं और वो हवाई जहाज से जा रहे हैं, वे अमीर हैं? बेहूदगी की भी एक सीमा होती है। मैंने कल एक बात कही थी, मैं उसे रिपीट करना चाहता हूं। मैंने एक बात कही थी कि ये जो इंटरनेट है, जिस इंटरनेट की दुनिया में हम लोग रहते हैं, उसका एक मॉडल है। मैं आज उस मॉडल की कुछ चर्चा ज्यादा डिटेल से करूंगा। पहले मैं एक दो बातें के साथ, वो मॉडल क्या है? वो है ओपन नेटवर्क, नैरो माइंड। नेटवर्क तो बड़ा है, खुला है, लेकिन दिमाग संकीर्ण है। इस मॉडल के आधार पर पूरा का पूरा इंटरनेट कम्युनिकेशन चलता है। हम में से बहुत सारे लोग इंटरनेट की थ्योरी नहीं जानते, इंटरनेट पर लिखते हैं। मैं संयोग से जिस दिन से इंटरनेट आया, मैं उस दिन से इंटरनेट का उपयोग भी कर रहा हूं, मैं इंटरनेट पर लिख भी रहा हूं, इंटरनेट को पढ़ भी रहा हूं। मैं सबसे ज्यादा इंटरनेट पर लिखता हूं। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? एक और चीज है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो बता रहा हूं मैं आपको, जो कि मैं कल नहीं बता पाया। वो ये कि एक गूगल डॉक्ट्रिन है, गूगल की एक सैद्धांत की है। गूगल की सैद्धांत को दिमाग में रख के नरेंद्र मोदी हर योजना बनाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का यार गूगल है। नरेंद्र मोदी का यार अंबानी अदानी नहीं है, जान लीजिए। अंबानी अदानी तो उसके छोटे भाई हैं। नरेंद्र मोदी का जो असल उसकी सैद्धांतिकी का, उसके दृष्टिकोण की जो आधारशिला है, वो है गूगल डॉक्ट्रिन। गूगल की सैद्धांतिकी, गूगल की जो संरचनाएं हैं, उसको पूरी की पूरी तरह से आत्मसात किया है नरेंद्र मोदी ने और उनकी साइबर टीम ने। मैं उसके कुछ पहलुओं की चर्चा थोड़ा बाद में करूंगा। मैं अभी मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि ये जो किसानों का आंदोलन है, ये साधारण आंदोलन नहीं है, असाधारण हिस्टोरिकल आंदोलन है। मैं इसमें से किसी संगठन के बारे में पक्ष विपक्ष में बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो चीज इन्होंने की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये किसानों को जगाया है। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो पिछले 6 साल में ये मिथ पैदा किया गया था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कोई प्रतिवाद नहीं है, ये मिथ तोड़ा है। नरेंद्र मोदी ने सारी जगह नाकेबंदी करके ये मैसेज देने की कोशिश की कि उसका कोई विरोध नहीं कर रहा, वो जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इसलिए कोई उनका विरोध नहीं कर रहा। गलत। पहले शाहीन बाग के आंदोलन ने यह मिथ तोड़ा और अब किसान आंदोलन ने यह मिथ तोड़ा। और किसान आंदोलन इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि किसान आंदोलन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायरे को और एरिया को कवर किया है। उसने, किसान जो है वो एक प्रोडक्टिव फोर्स है, हिंदुस्तान की उत्पादक शक्ति है। शाहीन बाग आंदोलन में उत्पादक शक्ति डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थी, इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थी। लेकिन यहां डायरेक्ट उत्पादक शक्ति पहली बार संघर्ष के मैदान में सामने आई है, सत्ता के सामने। ये वे किसान हैं जिन्होंने कभी ये प्लान नहीं किया था कि वो सरकार से लड़ेंगे। वो तो सरकार को वोट दिया था इन लोगों ने। आप जाइए इंटरनेट पर, जितने भी वीडियो है सब में किसान बार बार कह रहे हैं कि हमने तो नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। लार्ज स्केल पर किसानों ने जिन्होंने वोट दिया, नरेंद्र मोदी ने उन्हीं को चीट किया।
उन्हीं को ठगा। नरेंद्र मोदी धीरूभाई अंबानी के बेटे और अदानी के बोर्ड से प्रधानमंत्री नहीं बने, उनका तो पैसा खर्च हुआ है, बोर्ड तो किसानों ने दिया था। दो वर्ग थे जिन्होंने सबसे अधिक नरेंद्र मोदी को प्यार दिया और वोट दिया, वो थे मुसलमान और किसान। और मजदूरों को भी प्रभावित किया नरेंद्र मोदी ने, और तीनों के बांस किया है नरेंद्र मोदी ने। किसानों के सारे कानून, सारे अधिकार एकदम ध्वस्त कर दिए, मजदूरों के सारे अधिकार, सारे कानून ध्वस्त कर दिए। मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर बनाने के लिए नागरिकता संशोधन बिल लाया गया। अब वो जनवरी से लागू करेंगे, उसे कह दिया है उन्होंने। आपके सामने चुनौती है ये कि हिंदू मुस्लिम दंगे में न बदले दुनिया। नागरिकता के सवाल पर हम बाद में भी लड़ लेंगे। अभी किसानों का सवाल, किसानों की मुक्ति का सवाल, किसानों के इन बिलों को वापस कराने का सवाल केंद्रीय सवाल है। और जो लोग कहते हैं कि इसको लड़ने वाले अमीर किसान हैं, वे लोग गलतफहमी के शिकार हैं। किसानी अमीरी का धंधा नहीं है, गलतफहमी है। अगर किसानी अमीरी का धंधा होती और किसानी करके लोग अमीर बनते तो पता करना चाहिए कि कितने किसानी करके कितने किसानों ने मुनाफा कमाया। किसानी अगर अमीरी का ही धंधा होती तो बंगाल में यह स्थिति नहीं होती कि चावल सबसे ज्यादा पैदा होता है हिंदुस्तान में, बंगाल में, लेकिन न्यूनतम प्राइस पर चावल सरकार नहीं खरीदती। बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, बिहार में चुनाव हो गए। सवाल किया जाना चाहिए क्या बिहार में न्यूनतम प्राइस पर जो वहां उपज पैदा होती है, जो धान पैदा होता है, वो खरीदा जाता है? जी नहीं। किसान जो कह रहे हैं उसे समझने की जरूरत है कि उनकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम कॉस्ट तो उन्हें मिलनी चाहिए। सरकारी तर्क क्या है? पहले क्या मिलता था क्या? सही है, पहले नहीं मिलता था तो अब भी नहीं मिलेगा, है ना? अरे गलत, फिर गलत। आज के इंडियन एक्सप्रेस में, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, सॉरी, जो साउथ में निकलता है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लेख छपा है। उस लेख में बाकायदा सरकारी तथ्यों और सूचनाओं के जरिए लेखक ने लिखा है कि यूपीए की सरकार के समय, यानी मनमोहन सिंह की सरकार के 10 साल के पीरियड में किसानों को जो न्यूनतम प्राइस पर सरकार खरीदती थी और ये जो खरीदते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। न्यूनतम प्राइस के खरीद मूल्य में मनमोहन सिंह की सरकार ने 200% से अधिक की वृद्धि की थी और नरेंद्र मोदी ने मात्र 40% की वृद्धि की है। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के गुर्गे जो फेसबुक पर एक्टिव हैं, वो कम से कम 200 और 40 का फर्क तो जानते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप फेसबुक मैसेज से, फेसबुक पर राइटिंग से खाली जनतंत्र को नहीं बचा सकते, क्योंकि आपके खिलाफ में एक ऐसी सत्ता खड़ी हुई है जो कि लगातार मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम कर रही है। आप सूचनाएं एकत्रित करें, आप सूचनाएं ज्यादा से ज्यादा बांटें, लिखें। आप इंतजार मत कीजिए किसी का। निजी पहलकदमी से हमेशा लोकतंत्र की रक्षा हुई है। आप अपनी निजी पहलकदमी बढ़ाइए, निजी अभिव्यक्ति का दायरा बढ़ाइए, कट पेस्ट की कल्चर से निकलिए। खुद लिखिए, पढ़िए, लिखिए, पढ़ के लिखिए।
किसी ने अच्छी बात लिखी है उसे पढ़िए और लिखिए। नरेंद्र मोदी ने जो कट पेस्ट की कल्चर अपने साइबर सेल के जरिए शुरू की है, वह लगातार लोगों को डिसइंफॉर्म और मिसइंफॉर्म और डिसआर्म कर रही है, निरस्त्र बना रही है। लोगों का निरस्त्र होना लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। आज स्थिति इतनी बदतर है कि लोग सच को देखना नहीं चाहते, सच को सुनना नहीं चाहते, सच को किसी भी तरह से विश्लेषित करना नहीं चाहते। आपको लगता नहीं कि देश इससे खतरे में है? सच कभी भी इतना संकटग्रस्त कभी नहीं था जितना कि आज है। मेरे जैसे लोग क्यों परेशान हैं? मैं घर में बैठा हुआ हूं आराम से, मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे पेंशन मिलती है, मैं आराम से चैन की नींद सो सकता हूं। मैं नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा करके जीवन यापन कर सकता हूं, लेकिन मुझे बेचैनी है। क्यों बेचैनी है? क्योंकि लगातार मैं लोकतंत्र का और सच का क्षय होता देख रहा हूं। सच लगातार क्षयग्रस्त हो रहा है, और यह सच को क्षयग्रस्त करने में कौन लोग लगे हुए हैं? नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी की पूरी टीम। एक अन्य चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि बहुत ही मजेदार बात है ये कि ये जो इंटरनेट पर लोग लिख रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, और मैंने जिसकी बात आपसे की थी कि मैं इस पर बात करूंगा कि ये जो गूगल डॉक्ट्रिन है वो क्या है। एक चीज तो मैं शुरू में यह कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन इंटरनेट रिवॉल्यूशन की देन नहीं है। किसान आंदोलन परंपरागत कम्युनिकेशन की सृष्टि है। इंटरनेट इसमें पूरक जरूर है। इंटरनेट पे जो लोग काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे जो लोग लिख रहे हैं, इंटरनेट पे जो लोग वेबसाइट चला रहे हैं, वे लोग जाके वहां इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं और वह हमारे बीच में आ रहा है, यहां तक तो सच है। लेकिन इंटरनेट की इसके मोबिलाइजेशन में कोई भूमिका नहीं है, बहुत मिनिमम भूमिका है। इंटरनेट पर संदेश पढ़ के कोई जाता नहीं है, इंटरनेट मोबिलाइज नहीं करता। उसी तरह जैसे कि शाहीन बाग आंदोलन में परंपरागत मोबिलाइजेशन के तरीकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो इंटरनेट की देन नहीं था। इंटरनेट की देन तो वह है जो कि डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन, इंटरनेट के जरिए हमारे बीच में काउंटर रिवॉल्यूशन और उससे जुड़ी हुई ताकतें एक्टिव रही हैं, जिन्हें हम लोग आतंकी कहते हैं, पृथकतावादी कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं। इंटरनेट उनका भाई है, वो क्रांतिकारियों का भाई नहीं है, वो लोकतांत्रिक शक्तियों का भाई नहीं है इंटरनेट। आप बताइए मुझे, किसान इतनी बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं, लेकिन क्या गूगल ने कोई फोकस किया किसान पर? नहीं। क्यों? ये जनता की धड़कन पहचान नहीं आती, दिखाई नहीं देती है। गूगल की एक डॉक्ट्रिन है, थ्योरी है। एक थ्योरी वह जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी, जिस पर कि ये पूरी की पूरी लाइन टिकी हुई है, ओपन नेटवर्क नैरो माइंड। दूसरी उसकी लाइन है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये कि गूगल का विस्तार हुआ और गूगल के अंदर जो चीज काम कर रही है वो क्या है? गूगल लगातार सिस्टम की खामियों को बताने का काम करता है। नरेंद्र मोदी के जितने भी स्टेटमेंट हैं, जितने भी भाषण हैं, वो सिस्टम की खामियां और फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी की भूमिका। इसे कहते हैं गूगल डॉक्ट्रिन के साथ में कदम ताल करके चलना, कदम से कदम मिला के चलना। गूगल ने अब तक जितना भी अपना काम बढ़ाया है वह सिस्टम की खामियों को उद्घाटित करते हुए बढ़ाया है और अपना वर्चस्व बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी के भी वक्तव्य और तमाम किस्म के भाषण, अभी भी बार बार बात आ रही है ना कि सिस्टम में खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए हम किसान मिल रहे हैं।
जी नहीं। आपको अगर नरेंद्र मोदी को हराना है तो गूगल की डॉक्ट्रिन पर हमला कीजिए, गूगल पर हमला कीजिए। सिर्फ अंबानी और अदानी पर हमला करने से काम नहीं चलेगा। हमारे हिंदी में कहावत है, चोर को न मारो, चोर की अम्मा को मारो। मोदी की जो डॉक्ट्रिन है उस डॉक्ट्रिन का जनक है गूगल। हमने कभी ठहर के सोचा ही नहीं कि गूगल अगर इनका हमदर्द नहीं है तो इनका इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फेसबुक इनका प्यारा कैसे हो सकता है। सबसे पहले क्राइसिस में, सबसे पहले जियो में निवेश करने के लिए, अंबानी के यहां निवेश करने के लिए गूगल ने पैसा भेजा, और दूसरे लोग भी खिलाड़ी आए हैं। गूगल की डॉक्ट्रिन, गूगल को सेंटर में लाना, गूगल के पूरे मॉडल को समझना बेहद जरूरी है। बिना इसके आप नरेंद्र मोदी को ध्वस्त नहीं कर सकते। आप गूगल के खिलाफ कैंपेन तेज कीजिए, गूगल के खिलाफ लिखिए। मैं अकेला लिखता रहता हूं जब भी मुझे मौका लगता है। आप में से किसी की भी दिलचस्पी नहीं होती। आपको लगता है गूगल जो है वो डेमोक्रेटाइजेशन का काम कर रहा है और डेमोक्रेटिक मंच दे रहा है। जी नहीं, गूगल ने अपनी तरफ से फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन की न्यूज को रोका ही नहीं। न चुनाव में रोका, न चुनाव के पहले रोका, न चुनाव के बाद रोका। और इससे फायदा कैसे हुआ? इससे फायदा हुआ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और सिर्फ नरेंद्र मोदी को। अमेरिका में जनता प्रतिवाद करती है गूगल अगर गलत करता है तो। अमेरिका में फेसबुक गलत करता है तो प्रतिवाद करते हैं, ट्विटर गलत करता है तो प्रतिवाद करते हैं। लेकिन हमारे यहां ट्विटर गलत करे तो प्रतिवाद नहीं होता, गूगल प्रतिवाद गलत करे तो प्रतिवाद नहीं होता। ना कांग्रेस करती है, ना सीपीएम करती है, ना सीपीआई करती है, ना समाजवादी पार्टी करती है। परेशानी क्या है इसमें? गूगल को हमने इतना परम पवित्र और स्वतंत्र क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि गूगल के कम्युनिकेशन का नरेंद्र मोदी एंड कंपनी सबसे ज्यादा, उसके मंच का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। पिछले दिनों जब थोड़ा सा राहुल गांधी ने हल्ला किया तो उन्होंने, फेसबुक वालों ने अपने एक ऑफिसर को हटा दिया। जी, सामान्य इस स्थिति से काम नहीं चलेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि आपको कैसे संकट में फंसाया गया है। मसलन जो लोग अभी कह रहे हैं ना कि इंटरनेट से तो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको नहीं मिला है। हां, झूठ बोलने की आजादी जरूर मिली है। सच बोलने की आजादी पर अभी भी सेंसरशिप है गूगल की। वे लोग जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखते हैं, वे लोग जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, उनके बाकायदा चीजें तरीके से सेंसर की जाती हैं। उनके मोशन, उन पर लाइक्स, डिसलाइक बाकायदा सेंसर किए जाते हैं। उनकी पोस्ट कैसे दिखे ना दिखे, ये बाकायदा सेंसर किए जाते हैं। इस पर इंटरनेट पर अनेक रिपोर्ट हैं, अनेक बहस हो चुकी है इस पर। नरेंद्र मोदी को कोई शिकायत नहीं है इनसे। दिलचस्प है कि पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिसइंफॉर्मेशन के लिए बीजेपी के साइबर सेल के खिलाफ में कोई एक शिकायत दर्ज नहीं की। आश्चर्यजनक है। साइबर सेल के खिलाफ में आपके पास में शिकायतें क्यों नहीं है? यह बात कांग्रेस से भी पूछी जानी चाहिए, यह बात वामपंथियों से भी पूछी जानी चाहिए, यह बाकी दलों से भी पूछी जानी चाहिए। आप प्रचार के लिए 200 करोड़ रुपया किसी एजेंसी को दे सकते हैं, लेकिन आप एक 50 लड़कों को लगा के यह लिस्ट तैयार नहीं कर सकते कि आखिर गूगल से, किस किस वेबसाइट से, किस किस फेसबुक अकाउंट से किस तरह की डिसइंफॉर्मेशन पास हो रही है। आपके पास कोई स्टडी नहीं है, आपके पास कोई इस तरह से अवेयरनेस फैलाने वाले सामाजिक ग्रुप नहीं है। आपका अधिक से अधिक बड़ा खाद्य क्या है? रवीश कुमार। अब रवीश कुमार कितने लोगों का पेट भरेगा? रवीश कुमार कितना सप्लाई देगा? गूगल और रवीश कुमार, आप सोचिए, नरेंद्र मोदी का व्हीकल है गूगल।
हमने कभी इस बात को गंभीरता से लिया नहीं, अभी भी नहीं ले रहे हैं हम लोग। आप तय मानिए, नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं कर सकते आप। गूगल की डॉक्ट्रिन है सिस्टम की खामियों को उजागर करो और उसके बाद में पेनिट्रेट करो, और पेनिट्रेट करके कंट्रोल करो। किसका? दिमाग का। ट्यूनीशिया में जो प्रतिवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद में अरब जनता में विद्रोह दिखाई दिया, वो पूरी की पूरी जनता आज कैद खाने में बंद है, किसी को मालूम नहीं है। सीरिया में जो प्रतिवाद शुरू हुआ था, आज पूरा का पूरा सीरिया आतंकवादियों के हवाले कर दिया गया है, किसी को पता नहीं है। इराक में जो अपराइजिंग, सो कॉल्ड अपराइजिंग सद्दाम हुसैन के खिलाफ शुरू की गई थी, आज पूरा का पूरा इराक एकदम तहस नहस करके फेंक दिया गया है, किसी को पता नहीं है। गूगल डॉक्ट्रिन सिस्टम की खामियों से शुरू होती है और उसके बाद में वो आपके अंदर दाखिल होती है और आपके दिमाग को कंट्रोल करती है, गुलाम बनाती है, और अब फिर आप सोचते नहीं है। गूगल के सहजिया संप्रदाय के लोग उसके साथ जो जिनकी उसकी फ्रेंडशिप है, वो डेमोक्रेट्स नहीं है, वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट नहीं है। गूगल की जिससे फ्रेंडशिप है वो कौन लोग हैं? वे आतंकवादी हैं, वे सांप्रदायिक लोग हैं। आप गूगल की रिपोर्ट जाके देखिए, आरएसएस के द्वारा लिखी गई किसी भी घटिया गलत बात को जो कि मुसलमान विरोधी है, उसको आज तक फेसबुक से हटाया नहीं गया है। किससे हम बहस करना चाहते हैं? किसानों के बारे में लगातार अब आना शुरू कर दिया है, मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं लगातार कि किसान आंदोलन के पीछे खालिस्तानी है, खालिस्तानी है। बदतमीजी की एक सीमा होती है, कमीनेपन की भी एक सीमा होती है, लेकिन यहां तो अनंत स्तर पर कमीनापन है। एक अन्य चीज वो ये कि ये जो गूगल का जो मॉडल है, जिसमें कि डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, टेररिज्म, कम्युनलिज्म, ये उसके एक तरह से एलिमेंट हैं, उसने किसे रिवाइव किया है? आइडियोलॉजिकली आज सबसे सुपीरियर कौन है? आज हिंदुस्तान में आइडियोलॉजिकली सबसे सुपीरियर इंटरनेट पर आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है, डेमोक्रेट्स नहीं है। कोई डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस जो है सुपीरियर नहीं है आइडियोलॉजिकली। आज किसकी बात पर हिंदुस्तान का नौजवान जो इंटरनेट सेवी है, वो सबसे अधिक विश्वास करता है? वह है भारतीय जनता पार्टी। किसकी बात पर विश्वास करता है? वह है आरएसएस। आरएसएस उसके लिए अकाट्य ब्रह्म वाक्य है, और यह चीज किसने क्रिएट की? गूगल ने। क्योंकि गूगल इनके किसी भी लिखे को अपनी पॉलिसी के तहत उसकी स्क्रूटनी नहीं करता, क्योंकि उसके खिलाफ में कोई आवाज ही नहीं है, कहीं कोई आंदोलन नहीं है, कभी कोई जुलूस नहीं, धरना नहीं, कोई प्रतिवाद नहीं। आप सोचिए, जिस संगठन के सबसे अधिक हाथ रंगे हों दंगों में, जिसके सबसे अधिक लोगों को सजा मिली हो दंगों के लिए लेकर, जो जेल में बंद हैं, सजाएं काट रहे हैं, वो संगठन राष्ट्र भक्त और राष्ट्र हितैषी के नाम से लोगों के जेहन में उतार दिया गया है। और जिस संगठन ने सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस की, जिसके नेता सबसे अधिक जेल में रहे, जिसने दो दो प्रधानमंत्री खोए अपने आतंकवादियों के हाथ से, उसको राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया इन लोगों ने। किसकी कृपा से? ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन है, इसे रोकने का काम किसका है? ये गूगल का है, ये फेसबुक का है, ये ट्विटर का है। लेकिन हम तो इस पर प्रश्न नहीं खड़े करते, हम तो चुपचाप एकदम देख रहे हैं। हम तो सिर्फ अरे भाई, अंबानी अदानी ठीक है, अंबानी अदानी भी अपना ये जो रथ का घोड़ा चल रहा है ना मोदी का, वो तब ले जा सकते हैं जब गूगल मदद करे। सोशल मीडिया के युग में आप, अर्णव गोस्वामी बहुत टुइया चीज है, आप जान लीजिए, मैं बहुत साफ कह रहा हूं। टेलीविजन बहुत छोटी चीज है। इंटरनेट युग में इंटरनेट और इंटरनेट की गंगा सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल यह, गूगल को, फेसबुक को, ट्विटर को हम टारगेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? आप टारगेट बनाइए इसे, आप इसे अपने आंदोलन के
सेंटर में लाइए। अब अरुणा गोस्वामी मक्खी मच्छर हैं, वो अंजना ओम कश्यप एकदम मक्खी मच्छर हैं। आज तक, इंडिया टुडे, ये तमाम किस्म के जो छोटे छोटे चैनल हैं, ये कुछ नहीं। आप किसे मार रहे हैं? मक्खियों को मार रहे हैं। प्रवाह कहां है? सूचना का प्रवाह कहां है? सूचना प्रवाह है इंटरनेट में, गूगल में, गूगल के सर्च इंजन में। एक अन्य पहलू जो कि इससे जुड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी की एक स्टाइल है जो कि हम लोगों के जेल में उतार दी गई है। वो स्टाइल क्या है कि देखिए, मेरी अगर थोड़ी सी अपनी फिजिकल असुविधाएं ना होती तो मैं भाषण नहीं देता, मैं आंदोलन की जगह होता। मेरी चूंकि अपनी निजी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रह पाता, मैं जा भी नहीं पाता, इसलिए ये कोई एक्सक्यूज नहीं है मेरे लिए। लेकिन मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि जो गूगल डॉक्ट्रिन का एक और हिस्सा है, वो क्या है? नारे मत लगाओ, जुलूस मत निकालो, ट्वीट करो। नरेंद्र मोदी को ट्वीट करने वाले लोग, फेसबुक पर लिखने वाले लोगों से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है नारा लगाने वाले लोगों से और आंदोलन करने वाले, जमीन पर काम करने वाले लोगों से। जरूरत किस बात की है? आंदोलन की या ट्वीट की? मुझसे अगर आप पूछें आप, तो ट्वीट की जरूरत है। फेसबुक की उसमें सेकेंडरी भूमिका है, ट्वीट की सेकेंडरी भूमिका है, आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। नरेंद्र मोदी को आपत्ति है आंदोलन में शामिल होने से। अखिलेश यादव ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव आंदोलन में भाग नहीं ले सकते। फिर आप एक बात और भी जान लीजिए। आप अभी तो आपको ट्वीट करने दे रहा है और आंदोलन से रोक रहा है, आगे आपको ट्वीट भी नहीं करने देगा। आपने नाम सुना है ना बुरहान वानी का? कश्मीर का वह नौजवान बुरहान वानी, वह भारत सरकार के मुखबिर का काम किया करता था। छद्म रूप से वह सिर्फ फेसबुक पर ही लिखता था आतंकवादियों के पक्ष में, लेकिन था वो मुखबिर भारत सरकार का। अब किसी वजह से सेना के लोगों के जरिए वो एनकाउंटर में मारा गया। जानते हैं उसकी मुर्दनी में कितने लोग थे? उसके जनाजे में पूरा कश्मीर उमड़ पड़ा था, लाखों लोग थे। उसके बाद में कश्मीर के नौजवानों में जो एंगर और गुस्सा दिखाई दिया वह अभूतपूर्व था। पहले आपसे आंदोलन का हक छीना, और जब 370 हटाई तो आपसे इंटरनेट का भी हक छीन लिया कश्मीर में। तो जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं वो ट्वीट तो करने देते हैं, फेसबुक पे तो कोई परेशानी नहीं होती, आप कुछ भी लिखे, कहते हैं ना लोग, अरे जगदीश्वर जी आपको कभी किसी ने रोका? आपको कोई पकड़ता है आके? पकड़ भी सकता है, वो अलग बात है कि अभी तक नहीं कुछ हुआ। लेकिन मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि उनको इंटरनेट से परेशानी नहीं है, उनको परेशानी है बाहर जाने से। मैं अगर 5000 लोगों को लेके अगर जलसे में और जुलूस में जाना चाहूंगा तो वो मुझे नहीं निकलने देंगे घर से। तो नरेंद्र मोदी का जो फंडा है वो ये है कि नारे मत लगाओ, ट्वीट करो, फेसबुक लिखो, फेसबुक पर जो भी करना है करो, लेकिन सड़क पर मत आओ। और यही वजह थी कि जिसकी वजह से लोग रोके जा रहे हैं यूपी में और दूसरी जगहों पर। और रही बात इसकी जहां आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, उनमें से अनेक इलाकों में भारत सरकार ने अपनी पुलिस की गाड़ी पर जैमर लगा दिए गए और इलाके में पूरे के पूरे इंटरनेट को, पूरे के पूरे मोबाइल कम्युनिकेशन को पंक्चर कर दिया गया है। अब वहां से कोई आप बात ही नहीं कर सकते। जो काम मैंने बात बहुत संक्षेप में लिखी थी, लेकिन बहुत जरूरी बात है वो। नरेंद्र मोदी पूरे देश को कश्मीर बना देना चाहते हैं। जगह जगह जैमर लगा के किसान आंदोलन के लोगों को कम्युनिकेट करने से, सामान्य कम्युनिकेशन से रोका जा रहा है। मैंने एक वीडियो, एक डॉक्टर का वीडियो मैंने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है।
आप समझ सकते हैं कि कश्मीर किस तरह से मॉडल के तौर पर नरेंद्र मोदी की एक आदत बन चुका है। नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल नहीं है, नरेंद्र मोदी की राजनीति का मॉडल है कश्मीर मॉडल। जनतंत्र का दमन करो। 5 अगस्त 2019 को जो निर्णय नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया, उसका सबसे पहले शिकार हुए किसान और व्यापारी। कश्मीर के किसानों की पूरी खेती चौपट हो गई। माल उठाने वाला नहीं था कोई। ये किसान बिल 1 साल बाद आए हैं। अब यहां के किसानों की खेती चौपट होगी। नरेंद्र मोदी की चरित्रगत लाक्षणिक विशेषताएं क्या है, इसे पढ़ना हो तो नरेंद्र मोदी ने जो कश्मीर में किया उसे आप गंभीरता से पढ़िए और देखिए। नरेंद्र मोदी के कम्युनिकेशन की लाक्षणिक विशेषताएं क्या है और नीतिगत विशेषताएं क्या है, यह जानना हो तो आप गंभीरता से गूगल डॉक्ट्रिन को पढ़िए और समझिए। गूगल डॉक्ट्रिन का बुनियादी तत्व है सिस्टम की खामियों को उजागर करो और वर्चस्व स्थापित करो। नरेंद्र मोदी की प्रत्येक नीतिगत स्टेटमेंट का यह बुनियादी सूत्र है कि सिस्टम की खामियों को उजागर करो और जनता के दिलों पर नियंत्रण स्थापित करो, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करो। एक अन्य चीज वो ये कि ये जो नीतिगत जो अचेतनता बढ़ी है हम सब लोगों में, हम लोग अब नीतियों की बात नहीं करते, व्यक्तियों पर बात करते हैं, व्यक्तियों की पोस्ट पर बात करते हैं, व्यक्तियों के लिखे पर बात करते हैं, लेकिन नीतियों की बात नहीं करते। सूचनाओं की तो वर्षा हो रही है इंटरनेट पर। फेसबुक को अगर आप देखेंगे अभी तो आपको यह लगेगा कि भयानक प्रतिवाद है। एकदम अर्थहीन है ये, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। अगर आपको ये लगता हो कि गूगल में, वेबसाइट पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखने से सभी लोग लिखने लगे, उससे नरेंद्र मोदी ध्वस्त हो जाएगा, आप गलतफहमी में। नरेंद्र मोदी ध्वस्त नहीं होगा इससे, क्योंकि गूगल ने प्रतिवाद के जितने भी रूप हैं, उसकी जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी राइटिंग है, मैं भी जो लिखता हूं, मैं भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब लिखता हूं, वो क्या है बेसिकली? वो बेसिकली कचरा घर है, एकदम डंपिंग ग्राउंड है। फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये सब प्रतिवाद का क्या है? डंपिंग ग्राउंड। क्योंकि उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, वो ट्रांसलेट नहीं होता पॉलिटिक्स में, क्योंकि उसमें कोई नीतिगत बहस नहीं है। अगर आप किसी मसले पर गंभीरता से बड़ा लेख लिखेंगे, नीति पर केंद्रित होकर लिखेंगे, तो कोई मुश्किल से 5 लोग नहीं पढ़ेंगे उसे। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए 140 शब्दों में, लोगों को चाहिए व्हाट्सएप मैसेज, लोगों को चाहिए एक छोटी सी पोस्ट। छोटी सी पोस्ट में आप नीतिगत प्रश्नों पर बहस नहीं कर सकते। सो नई कल्चर जो गूगल डॉक्ट्रिन ने पैदा की है वो ये कि नीतियों पर बात मत करो। तो नीतियों के प्रति अचेतनता बढ़ी है, नीतियों के प्रति एक तरह से दूरी बढ़ी है, लोगों का अलगाव बढ़ा है, लोग दिलचस्पी नहीं लेते नीतियों पर बात में। एक जमाना था 5 पैसे बढ़ते थे तेल के तो पूरे देश में प्रतिवाद होता था, लेकिन अब रोज पैसे बढ़ते हैं डीजल के और पेट्रोल के, लेकिन कोई प्रतिवाद नहीं होता, कोई डिस्कशन नहीं होता, किसी को कोई टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि गूगल ने आपके आदत को एक तरह से हजम कर लिया है। आपकी जो सोचने की, नीति पर विचार करने की जो आदत थी, उसको गूगल ने एक तरह से हजम कर लिया और अब आप गूगल के गुलाम हैं। तो हमारे यहां नौजवानों में, खासतौर पर पढ़े लिखे लोगों में भी नीतिगत अचेतनता बढ़ी है। आप प्रोफेसरों से बात करिए, शिक्षकों से बात करिए, उनसे पूछिए एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, आपको सुन के आश्चर्य होगा, उनके कमेंट सुन के आश्चर्य होगा कि लगेगा कि वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाते कैसे हैं। उन्हें नीति से कोई लेना देना नहीं है।
तो एक व्यक्ति जिसकी कि 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख रुपए तनख्वाह है, वो नीति के बारे में सोचना नहीं चाहता। आप सोचिए, एक बेरोजगार लड़का वो किससे प्रेरणा लेगा? वो तो मुझसे प्रेरणा लेता है ना। तो गूगल डॉक्ट्रिन ने नीतिगत विमर्श को एक तरह से खत्म कर दिया है। अब नीतियों पर बात नहीं होती, अब भाषा के गेम चल रहे हैं। एक उछाल दीजिए कुछ, वो चल जाता है, उसी की लाइक डिसलाइक बढ़ती चली जाती है। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि नीतिगत विमर्श को केंद्र में लाया जाए और गूगल डॉक्ट्रिन को ब्रेक किया जाए। गूगल डॉक्ट्रिन का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है नीतिहीन परिवेश की निर्मिति। आप पूछिए उन नौजवानों से जो कुछ समय पहले तक अन्ना हजारे के लिए अन्ना अन्ना कर रहे थे, कहां है लोकपाल बिल और कहां है लोकपाल? बात करना चाहते हैं वो? टिपिकल नेट रेवोल्यूशन से पैदा हुआ आंदोलन था अन्ना हजारे का आंदोलन। उस आंदोलन में इन्वॉल्व थे कौन लोग? यंग लड़के जिनका कि भ्रष्टाचार से कोई संबंध डायरेक्ट था ही नहीं। अन्ना के आंदोलन में कोई करप्शन का डायरेक्ट इश्यू इन्वॉल्व नहीं था, और जो इश्यू इन्वॉल्व था 2G स्पेक्ट्रम, उसकी पोल खुल चुकी है। एकदम पूरा आंदोलन इंटरनेट रेवोल्यूशन से पैदा हुआ और इंटरनेट रेवोल्यूशन की तरह ही वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमने नीति पर बात नहीं की, नीति की शिक्षा नहीं दी। आप जो नरेंद्र मोदी के फॉलोअर हैं उनसे पूछिए नरेंद्र मोदी की 2 नीतियों के बारे में, कहिए भाई 10-10 मिनट बता दो बस खाली। कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी का एक्टिविस्ट 10 मिनट 10 पंक्ति लिखकर फेसबुक पर बात नहीं कर सकता, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के लिए जान देने के लिए तैयार है। वो नरेंद्र मोदी के लिए गाली गलौज देने के लिए तैयार है, कुतर्क करने के लिए तैयार है। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे कैसे? सिर्फ मैसेज देके? जी नहीं, नीति विमर्श को केंद्र में लाके। इसीलिए यह किसान आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 3 डॉक्यूमेंट्स, 3 कानून उनको केंद्र में इसने रखा है। यहां कोई अमूर्त डिमांड नहीं है। चौथी डिमांड जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी जो को लेकर जो बिल आया, जो नया बिजली कानून आया, उसको लेकर। 5वीं चीज जिसे वो रेखांकित कर रहे हैं बार बार, वो क्या कह रहे हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। ये 5 ठोस मांगे हैं, उनसे जुड़े हुए नीतिगत प्रश्न हैं। इस अर्थ में यह आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, क्योंकि इसके केंद्र में नीतिगत विमर्श है। और ये जो किसान हैं जो कि बहुत मेहनत करके दिल्ली तक आए हैं, हमें सबको मालूम है नरेंद्र मोदी ने जो थालियां बजाई थी और घंटियां बजाई थी लॉकडाउन में, कहा था ना घंटी बजाओ, तो घंटी बजाई, सब पूरा देश जानता है घंटी बजाई। लेकिन आप क्या जानते हैं कि पंजाब में किसानों ने भी घंटी बजाई थी? मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमारी दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी अभी भी नहीं है। वो 1 लाख से अधिक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आकर इकट्ठे हो गए। हमारी अभी भी दिलचस्पी नहीं है कि हम नीतिगत तौर पर जाने कि नरेंद्र मोदी ने जो 3 कानून बनाए हैं, उन 3 कानूनों का परिणाम क्या निकलेगा। हमारी दिलचस्पी अभी भी नहीं है। हमारी दिलचस्पी किसमें है? हमारी दिलचस्पी है कोई क्विक, कहीं से कोई सेटलमेंट हो जाए। कोई सेटलमेंट नहीं है इसका। जन विरोधी कानून है। वह किसान सही कह रहे हैं कि आप एक कानून वापस लीजिए, उसके बाद बात करिए। कोई शॉर्टकट नहीं है। वास्तव प्रश्नों का कोई शॉर्टकट नहीं होता, काल्पनिक प्रश्नों के शॉर्टकट होते हैं। हमारी आदत क्या विकसित हुई है? हमारी मध्य वर्ग के लोग हैं तो हमारी आदत शॉर्टकट में विकसित हुई। किसान जो है वो शॉर्टकट में नहीं जाना चाहते। वो कह रहे हैं कि हम लोग 6 महीने तक रहेंगे, 1 साल तक रहेंगे। मतलब उनकी भाषा सुन के बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो।
मुझे पहली बार मेरा दिल खुश हुआ कि पहली बार ऐसे आंदोलनकारी हमारे बीच में। मैंने मिलिटेंट किसान आंदोलन और उनकी कहानियां भी पढ़ी हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसा किसान आंदोलन सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं मना के जाएंगे। मानेंगे कैसे? नहीं, मना के जाएंगे। ये जो है ना, मना के जाएंगे, मानेंगे कैसे नहीं। इसमें जो प्यार है और इसमें जो दबाव है और इसमें जो धैर्य है, ये लाजवाब है। और यही ताकत है इसकी। ये जो किसान आंदोलन है, इसकी ताकत क्या है? इसकी ताकत यह है जनता की एकता और किसानों की एकता। कल जब भारत बंद हो तो हम सब लोग इसमें अपनी तरीके से जैसे भी हो शिरकत करें। भारत बंद के पक्ष में अधिक से अधिक पोस्ट लिखें और शेयर करें। किसानों के जो तमाम किस्म के वीडियोस वहां से स्पॉट से आ रहे हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली, ये चलेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव फोर्स अब मैदान में है ना, उत्पादक शक्ति अब मैदान में है। और उत्पादक शक्ति जब मैदान में होती है तो वो जल्दी खींचती नहीं अपने हाथ। सरकार मान ले उनकी बात, बहुत अच्छी बात है, आंदोलन वापस हो जाए, हमें भी हम भी खुश होंगे। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आंदोलन अपने लक्ष्य तक पहुंचे और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी हो दी जाए। आखिरी चीज इस पूरी बातचीत के संदर्भ में वो ये कि एक अन्य जो समस्या आ रही है इस पूरे आंदोलन के दौर में वो ये कि ये आंदोलन को लगातार कैसे डीरेल किया जाए। जो मेरे पास सूचना है, जो मैंने अखबारों से और दूसरे स्रोतों से पढ़ी है, उसमें यह तकरीबन 700-800 लोग गुमनाम तरीके से कैमरा देके बाकायदा, वो सरकार ने, इससे भी ज्यादा संख्या हो सकती है, वो वहां पर स्पॉट पर उतार दिए हैं। और वो एक एक आदमी से पूछ रहे हैं कि अच्छा बताओ, और हर आदमी अपने तरीके से बोल रहा है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि एक खिचड़ी पकाई जाए इसमें, जिससे कि इसे एंटी नेशनल करार दिया जाए। जब उन्होंने देखा है कि जो एस्टेब्लिश मीडिया है उससे किसान बात करने से परहेज कर रहे हैं, तो उन्होंने मुखबिर की तरह यंग लड़कों को विभिन्न नामों से उतार दिया है मैदान में, और वो पकड़े भी गए उसमें से कुछ लोग। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो जेन्युइन लोग हैं, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जो जेन्युइन लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं कि विनोद दुआ कौन है, हम जानते हैं कि आशुतोष कौन है, हम जानते हैं कि शीतल पी सिंह कौन है, हम जानते हैं पंकज श्रीवास्तव कौन है, हम ये तमाम लोगों को जानते हैं। तो जिन लोगों को हम जानते हैं कि वो पत्रकार के तौर पर अच्छे पत्रकार हैं, तो उनके वीडियो ऑथेंटिकली विश्वास के साथ में उन्हें शेयर किया जाना चाहिए। ऐसे दर्जनों बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं जो कभी स्पॉट पर लगे हुए हैं, वे भरोसे के न्यूज कवरेज को हमारे सामने ला रहे हैं। आप सिर्फ रवीश कुमार का भरोसा मत कीजिए, रवीश कुमार के ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी थोप दी है हम लोगों ने। कुछ थोड़ी सी अपनी भी जिम्मेदारी लीजिए। वो क्या है कि हम सिर्फ एक पैसिव कंज्यूमर न बने। गूगल चाहता है कि आप सिर्फ यूजर रहें। हमारी राय यह है कि गूगल की इस डॉक्ट्रिन को ब्रेक करने का एक तरीका यह है कि आप यूजर की बजाय सर्जक बने, आप खुद लिखें, आप खुद आर्टिकुलेट करें, जैसे भी हो। आपका अगर कोई फेसबुक पेज है और आप 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने दोस्तों से, आप बात कीजिए, आप अपनी बात को रखिए, आप लिखिए।
यूजर से सर्जक बनना बेहद जरूरी है। यूजर अगर बने रहे आप, जो कि गूगल डॉक्ट्रिन है, तो आप तय मानिए आपको बीजेपी के लोग, जो उनका साइबर सेल है, वो हांकेगा और नरेंद्र मोदी आपको भेड़ बना के एकदम गुलामी की दशा में ले जाएगा। नरेंद्र मोदी का प्रत्युत्तर यूजर बनकर नहीं, सर्जक बनकर। किसानों की ताकत क्या है? वो किसान प्रोडक्टिव फोर्स है, सर्जक है, वो खेती करता है, उत्पादन करता है। आप डिजिटल एक्टिविस्ट बने तो आप सर्जक बने, आप सिर्फ कंज्यूमर ना बने। हम में से अधिकतर लोग जिनके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, तमाम किस्म की सुविधाएं, लेकिन हम यूजर हैं, सिर्फ सर्जक नहीं है। सो गूगल डॉक्ट्रिन को ब्रेक करने का तरीका यह भी है कि हम एक अपनी नागरिक की पहचान को पुनः अर्जित करें। मोबाइल के आने के बाद, इंटरनेट के आने के बाद, फेसबुक के आने के बाद में आपकी नागरिक की पहचान गायब हुई है और यूजर की पहचान बनी है। यूजर की पहचान से निकलने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप लिखें, बोलें, हस्तक्षेप करें। आप सिर्फ यूजर नहीं होंगे, आप कम्युनिकेट कीजिए। कल किसानों के बंद का दिन है, तो सोचिए हम क्या विकल्प तैयार कर सकते हैं लिखकर। हमारे पास में कौन से तरीके हो सकते हैं जनता से कम्युनिकेट करने के। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप आज की डेट में जो अभी तक जानकारी है वो ये कि तकरीबन सारा विपक्ष किसान आंदोलन के साथ एकजुट होकर खड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी के पूरे कैंपेन को और उनके जो रणबांकुरे हैं फेसबुक वगैरह में, उनको सिर्फ एक ही सवाल पूछिए कि अगर नरेंद्र मोदी के द्वारा लाए गए तीनों किसान बिल किसान समर्थक थे तो अकाली दल ने उनका साथ क्यों छोड़ दिया? जो अकाली दल 27 साल से एनडीए में था, अकाली दल जिसका सबसे बड़ा जनाधार किसान हुआ करते हैं, उस अकाली दल ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया, अपने मंत्री को वापस ले लिया। और क्या कह के वापस लिया? इंटरनेट पर जाइए, उन्होंने बाकायदा किसान बिल का विरोध किया है। एनडीए के साथ में जो दल थे, जिनके साथ में एनडीए का रिश्ता था, वे दल धीरे धीरे एनडीए से अलग हटके किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। जरूरत किस बात की है कि उन लोगों को जोड़ा जाना चाहिए जो लोग अभी किसान आंदोलन के बारे में नहीं जानते। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, किसानों से ये तो सीखें। जो हम लोग तो जो कम्युनिस्ट ट्रेडिशन को देख के बड़े हुए, वो लोग तो ये कहते थे हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। वो नहीं ये बात कह रहे, वो कह रहे मनवा के जाएंगे, मानेंगे कैसे नहीं। वो प्यार से बैठे हुए हैं और कह रहे हैं जी 6 महीने का तो खाना लेके आए और बाकी खाना आ रहा है, यानी 6 महीने के बाद भी आता रहेगा। ये धैर्य और ये दूरदृष्टि, किसान जानता है कि ये सरकार जल्दी नहीं मानेगी, क्योंकि इसने 100 दिन चले शाहीन बाग आंदोलन को तोड़ दिया कोरोना के बहाने। तो किसान 6 महीने से कम की बात नहीं कर रहे। आप लोग भी कमर कस लीजिए, कम से कम 6 महीने तो इंटरनेट पर जमकर लिखिए। किसान 6 महीने की लड़ाई की बात कर रहा है तो आप कम से कम लिखाई की बात कीजिए। कम से कम आप इतना तो करें कि जब तक किसान आंदोलन चले तब तक आप राइटर बने, यूजर नहीं। और यही दूसरी एक चीज, गूगल की डॉक्ट्रिन का जो बुनियाद है कि सिस्टम की खामी, जी नहीं, मेरे दिमाग में किसान है और किसान के हित हैं। सारी खामियां किसान के हित सर्वोपरि रख के और किसान की रक्षा करके दूर होंगी। किसान को नुकसान पहुंचा के आप किसान की हितों की रक्षा नहीं कर सकते। तो प्लीज ये जो फेज चल रहा है ना, जिसमें सिस्टम की खामियों को बताने पर नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की मंडली बहुत जोर दे रही है, आप थोड़ी देर के लिए सिस्टम की खामियों को छोड़ दीजिए और नरेंद्र मोदी की नीतियों पर केंद्रित कीजिए। नरेंद्र मोदी की नीतियां लोकतंत्र का और हिंदुस्तान की जनता का जो 70 साल का अब तक का जो उपलब्ध
जो अधिकार और संसाधनों का ढांचा है, उस पूरे के पूरे ढांचे को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। बात खामियों से ही शुरू करते हैं वो। इसलिए जो अब तक आपने हासिल किया है 70 साल में, उसको बचाइए, उसके बाद सोचिए खामियां कैसे दूर होंगी। अगर आपने ये बचा लिया तो आप तय मान लिए नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। और आपने नरेंद्र मोदी की खामियों की बातों में आप फंस गए, जैसे कि हमारे बहुत सारे लोग फंस गए हैं, तो तय मानिए उसके बाद तो जय श्री कृष्णा होगी। कश्मीर की जनता ने धोखा खाया, पीडीपी और बीजेपी को मौका दिया सरकार का, सारे अधिकार छीन लिए, संविधान में जो विशेष दर्जा था वो भी छीन लिया। ये वह बीजेपी है। तो बीजेपी की खामियों के जाल से निकलिए और नीतियों के ऊपर केंद्रित कीजिए। ये खामियों के बहाने आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो कि सिर्फ अंधेरी दुनिया है। और इस अंधेरी दुनिया से निकलने का एक ही मार्ग है, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की नीतियों पर खुलकर बहस होनी चाहिए। लोगों को मजबूर किया जाना चाहिए सोचने के लिए कि वे नीतियों के बारे में सोचें और बहस करें। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।